शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम करती हूं और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मैं बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुई हूं। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और ऐसे ही सच्ची खौफनाक कहानी आप लोग हमेशा सुनते रहें। तो शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है अम्मार ने और अम्मार बताते हैं कि ये खौफनाक कहानी मेरी अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी है जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। और ये खौफनाक कहानी कुछ ही अर्सा पहले मेरे साथ पेश आई जिसकी वजह से मैं अभी भी बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला रहता हूँ और ज़्यादातर मैं किसी से कांटेक्ट में भी नहीं रहता और मैं अपने शहर का नाम आपसे शेयर नहीं कर सकता फॉर सम रीज़न्स, सॉरी। और वो बताते हैं कि ये खौफनाक कहानी मेरे साथ उन दिनों में पेश आई जब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था इस चीज़ का कि मैं ऊपर जाकर छत पर हमेशा सोता था और आधी आधी रात तक मैं मोबाइल यूज़ कर रहा होता था। बेशक गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, मैं ऊपर जाकर चारपाई बिछाकर सो जाया करता था। और जब बिल्कुल एक मौसम होता था कि अब धुंध पड़ चुकी है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है तो फिर तब मैं नहीं सोया करता था ऊपर उन दिनों में। बाकी उसके बाद के मौसम में मैं हमेशा पूरा साल तकरीबन ऊपर छत पे सोता हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया सोना, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की मुझे क्रेज़ था सोने का। और मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे अपने जो फैमिली मेम्बर हैं वो मेरे साथ आकर सो रहे हैं या नहीं सो रहे या फिर वो नीचे हैं या ऊपर हैं, क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम होता था और ऑनलाइन काम करने के लिए मुझे एक बहुत ही पीसफुल जगह चाहिए होती थी। और नीचे बहुत ज़्यादा शोर हुआ करता था, फैमिली मेम्बर्स कभी कोई काम कर रहे होते थे या सब लोग बैठ के बातें कर रहे होते थे तो मुझे डिस्टर्बेंस होती थी। तो मैं ऊपर जाकर काम भी करता था, अपने दोस्तों के साथ बात भी कर लिया करता था और वहीं पे सो जाया करता था। हमारे साथ एक घर था, वो घर अभी भी हमारे साथ ही है और उसकी जो दीवार है और हमारे घर की दीवार वो बिल्कुल साथ अटैच है। और हमारी और उनकी सीढ़ियाँ भी एक ही बिल्कुल साइड पर हैं, यानी जहाँ से हमारी सीढ़ियाँ आती जाती हैं ऊपर वहीं से उन्हीं की सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। और उनकी सीढ़ी से या हमारी सीढ़ी से अगर कोई ऊपर नीचे चढ़ता या उतरता है, अगर हम छत पर अपनी बैठे हों या वो अपनी छत पे बैठे हों तो हमें एक दूसरे की आवाज़ आती है कि कोई ऊपर चढ़ रहा है या हमारी तरफ से कोई नीचे उतर रहा है या कोई ऊपर आ रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब मैं आपको अपनी कहानी सच्ची जो मेरे साथ पेश आया वाक़या वो मैं आपको बताता हूँ। अम्मार बताते हैं कि मैं एक रात ऐसे ही रोज़ का मेरा जो मामूल था ऊपर जाकर काम करना और अपने दोस्तों से चैट करना और सो जाना, इसी तरह मैं उसी रात को सो रहा था। और सोने से पहले मैं अपने दोस्तों से चैट वगैरह कर रहा था। नींद मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, रात के करीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे उसी छत पे यानी साथ वालों की छत पर कोई खड़ा है और वो मुझे देख रहा है, मुसलसल कोई मुझे देख रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हुआ और जब मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैंने जब देखा ऊपर तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी। और वो जो लड़की थी उसके बाल खुले थे और पता नहीं उसने लिबास कौन सा पहना हुआ था वो मुझे नहीं नज़र आया क्योंकि रात का टाइम था। और उसका ना मुझे चेहरा नज़र आया ना मुझे पता चला कि वो कौन है। बस मैंने ये देखा कि उसके बाल खुले थे और लंबे थे। तो मुझे यही लगा कि ये कोई लड़की है और वो बिल्कुल मेरी ही तरफ खड़ी हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ही देख रही है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इतनी रात को कोई लड़की ऐसे क्यों ऊपर छत पे खड़े होकर अकेले देखेगी किसी को, या फिर वैसे भी खड़ी होगी, क्योंकि लड़कियों के मामले में माँ बाप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं कि रात के वक्त लड़कियों को ऊपर नहीं जाने देना। तो ये क्या कर रही है यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि अगले की लाइफ है बंदे की, मैं बीच में इंटरफेयर करता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने दूसरी तरफ अपना फेस कर लिया और मैं सो गया। उसके बाद अगले दिन रात को फिर दोबारा जैसे ही मैं अपना काम करने के लिए ऊपर गया, थोड़ी देर हुई मुझे काम करते हुए, फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है दोबारा से। जब मैंने ऊपर देखा, अपना फेस किया जब मैंने ऊपर छत की तरफ उनकी, तो दोबारा वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई थी, क्योंकि उनकी छत जो थी वो हमारी छत से थोड़ी सी ऊंची थी। अगर वो खड़े होकर हमें देखते थे ऊपर से तो उनको हमारा सारा घर नज़र आता था, लेकिन हम उनकी तरफ इस तरह झांक कर नहीं देख सकते थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये लड़की 2 दिन हो गए हैं इसी तरह आती है, खड़ी होती है और मुझे देखती रहती है।
मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील होने लगा और मैं सोचता था कि मैं इनके घर वालों से बात करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो, कोई और ही मसला ना बन जाए, तो मैंने किसी से कोई बात नहीं की। उसके बाद दोबारा से मैं अपना काम करना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। हालाँकि उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि जब कोई हमारी सीढ़ियों से या उनकी सीढ़ियों से ऊपर-नीचे आता है तो आवाज़ आती है, लेकिन उस चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। उस टाइम पे तो मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चली कि बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आई, ना उसकी ऊपर आने की, ना नीचे जाने की। मैं सो गया दोबारा जब मैंने देखा कि वो लड़की ऊपर नहीं है। उसके बाद जब अगले दिन मैं दोबारा से ऊपर गया काम करने के लिए अपना, और मैंने अपना बिस्तर वगैरह लगाया और मैं अभी बैठा ही था काम करने के लिए, तो 12:30 बजे का टाइम था और 12:30 बजे मैंने देखा कि वो जो लड़की है वो दोबारा खड़ी है और वो मुझे देख रही है। लेकिन इस दफ़ा वो छत पर नहीं खड़ी हुई थी, वो सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी और सीढ़ियों से खड़े होकर वो मुझे देख रही थी। जब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने सोचा कि मैं इससे बात करूं और मैं इससे पूछूं कि इससे क्या प्रॉब्लम है या क्या बात है ये जो मुझे रोज़ इस तरह आकर और ऊपर से झांकना शुरू कर देती है, मुझे इतना अजीब सा फ़ील करवाती है। तो जब मैं उसके पास जाने लगा, वो जो लड़की थी वो मुझे देख कर के, मैं उसके पास जा रहा हूँ बात करने के लिए, तो वो मुझे देख के सीढ़ियों से नीचे भाग गई। अब जब मैंने ये चीज़ देखी मुझे भी थोड़ा-सा अजीब लगा कि हो सकता है मैंने उस लड़की को अजीब फ़ील करवा दिया इस तरह करके। तो मैं, हो सकता है कि अगर दोबारा इसने ऐसा किया तो मैं इसकी फ़ैमिली वालों से बात करूँगा। तो उसके बाद अगली रात को मैं काफ़ी देर वेट करता रहा, लेकिन वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई। वो उस दिन ऊपर छत पर नहीं आई। अगले दिन करीबन हफ़्ता हो गया इस बात को ऐसे ही अगला-अगला दिन करते हुए 2-3 दिन वो लड़की ऊपर नहीं आई। फिर एक दिन रात के वक़्त जब मैं उसके बारे में बिल्कुल ऑलमोस्ट भूल गया था, एक नॉर्मल बात समझ के, तो उस दिन वो लड़की दोबारा ऊपर छत पे आई और जब मैंने उसे दोबारा देखा, जब मुझे ऐसा दोबारा लगा कि मुझे कोई देख रहा है, जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझे इशारा किया सीढ़ियों की तरफ आने का। तो जब मैंने उसे देखा कि वो मुझे सीढ़ियों की तरफ बुला रही है, तो मुझे लगा कि शायद उसे कोई काम है या उससे कोई बात करनी है। तो मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास गया, वो जो लड़की वहाँ पर खड़ी थी, तो वो थोड़ा-सा दूर खड़ी थी और फिर भी उसका मुझे चेहरा नहीं नज़र आ रहा था बिल्कुल भी। जैसे पता नहीं उसने अपने चेहरे पर कोई नकाब वग़ैरह ऐसा कुछ लिया हुआ था कि उसका चेहरा ना नज़र आए, लेकिन बाल उसके खुले हुए थे, बिखरे हुए बाल और बहुत ज़्यादा लंबे। तो और जब मैंने उसका लिबास देखा तो उसने साड़ी पहनी हुई थी लड़की ने। तो जब मैंने ये चीज़ देखी मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि नॉर्मल रूटीन में कौन साड़ी पहन के घूमता है, और इनकी फैमिली में तो जो भी हैं, मतलब लड़कियां हैं जो इनके, वो तो इस तरह कपड़े पहनती ही नहीं हैं। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी। फिर मैं गया, मैंने उससे पूछा जी आप को कोई काम है मुझसे? वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर वो कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ा-सा मुझे इरिटेशन हुई तो मैंने उससे बोला कि आप रोज़ इस तरह ऊपर आती हैं छत पे और आप मुझे इस तरह घूरती थी खड़ी होके, तो मुझे ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगती। प्लीज़ आप ये करना बंद कर दें। मैं आपको नहीं रोकता, आप अपनी छत पे आएँ, खड़ी हों, जो मर्ज़ी करें, लेकिन इस तरह मुझे अजीब फ़ील मत करवाया करें, इस तरह मेरी तरफ घूर कर देखने से। तो जब मैंने ये बात की तो वो जो लड़की थी वो कहने लगी कि मैं इनके घर में मेहमान आई हुई हूँ और मैं इनकी घर की नहीं हूँ, और आपको इनके घर वालों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइंदा के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। और आप काम करते थे ऊपर, तो मैं यही देख रही होती थी कि आप क्या काम कर रहे हैं, मतलब जो भी आप ऑनलाइन वर्क कर रहे होते थे, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते थे। तो क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती थी, तो मैं इसी तरह ऊपर आकर इधर-उधर देखती थी। अगर आपको बुरा लगा है तो उसने मुझसे इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ किए। मैंने उसको बोला कि ठीक है, अगर ये ऐसी ही बात है तो कोई बात नहीं। तो फिर वो मुझे कहने लगी कि आप मुझे भी ये वाला काम सिखा दें और इस तरह कर दें। तो उसने इस तरह करके थोड़ी बहुत बात करनी मुझसे शुरू की और मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर आपको ये काम करना है तो मैं आपको सिखा दूँगा। तो मैंने उसे यही कहा कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और मुझे नहीं लगता आप इतने दिन पे यहाँ पे रहोगी। लेकिन वो ये कहने लगी नहीं, मैं यहाँ पर रहूँगी और मैं बहुत ज़्यादा ये काम सीखना चाहती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है ऑनलाइन काम करने का। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उसे वो काम सिखाने लगा। रोज़ रात को हम उस टाइम पे मिलते थे सीढ़ियों में और हम लोग वहाँ पर बात भी करते थे और मैं उसे काम सिखाता था। और वो जो लड़की थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी मैं उसे काम भी सिखाता था तो वो मेरी तरफ देखती नहीं थी बिल्कुल भी, और पूरा वो एक आगे चादर लेके आती थी
वो जो लड़की थी वो आगे पूरी, जब से वो मेरे से बात करना शुरू हुई थी वो चादर लेके आना शुरू हो गई थी। तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ये चादर लेके आती है, अपना फेस वगैरह नहीं दिखाती। तो अचानक से उस लड़की ने एक दिन मुझे कहा कि मुझे एक काम है, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ, मतलब आपके कज़न्स हैं जो उस घर के लड़के हैं, आप उनको बोलें। तो वो कहने लगी कि नहीं, वो जो मेरा काम है वो यहाँ से कोई भी नहीं करेगा और वो बहुत ज़रूरी काम है, तो आप मतलब मुझे आप पे ट्रस्ट है। और इस तरह करके उसने मुझे बोला कि आप पे यकीन है और मैं आपको ये काम कह सकती हूँ, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और उसने मुझे बोला कि इस टाइम पे आपने कल रात को आ जाना है गली में और वहाँ से हम लोग फिर चलेंगे और काम करके हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद अगले दिन उसने मुझे जिस टाइम पे बुलाया था, मैं उसी टाइम पे गली में पहुंचा तो वो एक कोने में खड़ी हुई थी जहाँ पे बिल्कुल भी कोई आने जाने वाला था ही नहीं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वीराना सा था। उस कोने में वो खड़ी हुई थी और उसने मुझे इशारा किया अपनी तरफ आने का। जब मैं वहाँ गया तो वो मुझे लेकर बिल्कुल खामोशी के साथ वो चलना शुरू हो गई। अब मैं भी साथ साथ चलता रहा। अचानक से हम लोग ऐसे इलाके में पहुँच गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा वीराना था, बहुत ज़्यादा एक ऐसी जगह आ गई थी जैसे जिसको मैं बिल्कुल जानता ही नहीं था, हालांकि मैं उसी इलाके का था, लेकिन मुझे उस जगह के बारे में आज तक नहीं पता था। अब जैसे ही हम लोग उस जगह पे पहुँचे, अब मैं इससे पूछने लगा कि यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे तो ना कोई दुकान है, ना कोई घर नज़र आ रहा है इस तरह, तो यहाँ पे आपको क्या काम है। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैंने दोबारा से पूछा, जो उसने मुझे मेरी तरफ देखा, मुझे आखिरी चीज़ ये याद है कि जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें इंसानों की तरह नहीं थीं, उसकी आंखें किसी बिल्ली की तरह थीं। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी उसकी आंखें थीं और बहुत ज़्यादा शार्प। और जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में से एक रोशनी निकल रही थी। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं अपने होश में नहीं था या मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया उस टाइम के बाद। मुझे नहीं पता मैं उसके साथ कब वापस आया, मैं कैसे घर आया, तो उसके बाद मैंने क्या किया उस दिन का मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद अगले दिन से मुझे ये शुरू हो गया कि मेरा माइंड, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। मेरा ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल माफ़ हो गया मेरा जहन, कुछ सोच में नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। ऑनलाइन काम जो मैं अपना करता था वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी और मैं बार बार उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था और बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये हो गया था कि मैंने उससे मिलना है और उससे बात करनी है। और वो जो लड़की थी वो भी रोज़ आने लग गई। अब हम लोग बात करते थे रोज़ और एक दूसरे के साथ हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो फिर एक दिन उस लड़की ने मुझसे कहा कि मतलब मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो हम लोग निकाह कर लेते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि मुझे भी वो पसंद थी। हालांकि मैंने उसको अभी तक देखा नहीं था, सिर्फ मैंने उसकी आंखें देखी थी, जो कि मुझे बाद में समझ आई कि मैंने क्या देखा था। उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैंने उसकी आंखें देखी कैसी थी कैसी नहीं थी। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब मैंने ना उस लड़की की फ़ैमिली के बारे में पूछा उससे, ना उसके पीछे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, ना मैंने उन घर वालों से पूछा जिनके घर में वो मेहमान आई हुई थी। अब जब मैंने अपनी फ़ैमिली से बात की, अब मेरी फ़ैमिली वाले ना माने, मेरी फ़ैमिली ये कहने लगी कि ना तुम्हें उसके बारे में पता है ना कुछ, और इस तरह तुम आके हमें बोल रहे हो। मैं अपनी फ़ैमिली से लड़ाई करने लग गया। मेरी बहुत ज़्यादा उन दिनों में फ़ैमिली से लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि मैं बता नहीं सकता। मेरे अम्मी अब्बू ने तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे घर से भी निकाल दिया था। तो एक रात मैं घर से बाहर रहा और वो एक रात के बाद अगले दिन उन्होंने मुझे बुला लिया। ऑफ़ कोर्स माँ बाप थे, तो इस तरह नहीं देख सकते थे वो, वैसे भी तमाशा बनता फिर लोगों के सामने। तो उस उन्होंने मुझे घर बुला लिया, काफ़ी हमारी लड़ाइयाँ हुई। फिर जाकर मैंने ये सोचा कि मैं इनके जिनके घर ये रहती है मैं इनसे बात करता हूँ। अब जब मैं उनके घर गया, मैंने उन्हें बोला कि आपकी फैमिली में रिलेटिव है आपके घर आई हुई है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो हमें शादी करनी है। जब मैंने उनसे ये बात की, वो मेरी तरफ देखने लगे, वो बड़े हैरान कि आप क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा ऐसी हैरानगी वाली क्या बात है, आप मुझे इस तरह से घूर के देख रहे हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि हमारे घर तो कब से एक अरसा हो गया है कि कोई रिलेटिव हमारे घर रहने आया ही नहीं है, स्पेशली कोई लड़की तो कोई रहने ही नहीं आई हमारे घर तो कोई नहीं रहती। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने उनको बोला क्यों, मैं रोज़ उससे मिलता हूँ और ऑनलाइन वो मेरे से काम सीखती थी। फिर उसने मुझे खुद प्रपोज़ल दिया शादी का, तो इस वजह से मैं बात करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको कोई वहम हुआ है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, आपका कोई साइकिक प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया।
तो शायद आपको इस वजह से ये चीज़ें ऐसे लग रहा होगा कि हमारे कोई लड़की है और इस तरह उस तरह। उनसे भी मेरी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, क्योंकि इन्होंने फिर मुझे अजीब अजीब अल्फाज कहने शुरू कर दिए थे कि जैसे तुम पागल हो रहे हो या फिर तुम्हारा दिमाग सेंटर में नहीं हो रहा है, हमारे तो कोई लड़की है ही नहीं, इस तरह करके। मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़ा मैं ताज्जुब में कि ये क्या बात हुई। मैंने जाके अपने अम्मी अब्बू को बताया। अब जो अम्मी अब्बू थे, क्योंकि वो एजिड थे, उनको पता था इन चीज़ों के बारे में, मुझे तो नहीं पता था इतना कि इस तरह से भी वाक़यात होते हैं। तो मैंने अम्मी अब्बू को बताया, सारी मैंने बात बताई। अब अम्मी अब्बू ने ये सोचा कि हम किसी उनसे पता करते हैं जो साहिब इल्म शख्स होते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं, अप्रोच करते हैं किसी को और पता लगाते हैं क्या मामला है। कुछ दिनों में अब्बू ने, अम्मी ने काफ़ी एक दूसरे से भी ये बात की कि इस मामले का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उन दिनों में एग्रेसिव हो गया था, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया था। और रात रात को मैं छत पे जाकर बैठ जाता था, सारी रात मैं सोता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, बस मैं जाकर बैठा रहता था कि वो मिलने आएगी। हालांकि मुझे पता भी चल गया था कि वहाँ पे कोई नहीं रहता, कोई लड़की नहीं रहती वहाँ पे, उनकी रिलेटिव। तो अम्मी को एक आंटी मिली। अब वो जो आंटी थी वो हमारी कोई दूर की रिलेटिव थी। फिर उनसे अम्मी ने बात की और आंटी ने उन्होंने मुझसे मुलाकात की। मुझसे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की, बात की। उसके बाद उन्होंने मेरी अम्मी को ये बताया कि आपके जो बेटा है, जिसके बारे में ये बात करता है, लड़की के बारे में, वो कोई लड़की नहीं है। दरअसल वो कोई और मखलूक है, कोई हवाई मखलूक है। जो मखलूक़ात होती हैं जो हाइट पर यानी फिरती हैं, एक ज़मीन पर फिरने वाली मखलूक़ात होती हैं, एक हवा में गर्दिश करने वाली मखलूक़ात होती हैं, तो वो उन मखलूक़ात में से थी। और वो उस टाइम पे वहाँ से गुज़र रही थी और ये आधी आधी रात को ऊपर छत पे सोया हुआ होता है, और बल्कि ये जाग रहा होता है। तो उस मखलूक की नज़र इस पर पड़ गई और वो लड़की की सूरत में इसके पीछे पड़ गई और वो चाहती है कि वो इससे शादी करे और इसको अपने साथ ले जाए। जब मेरी अम्मी ने ये बात सुनी, अम्मी इतना ज़्यादा डरी, इतना ज़्यादा कि अम्मी वहीं पे रोना शुरू हो गई। इन्होंने आंटी को बोला, वो जो ख़ातून थी, इनको कहा कि आप कोई हल बताएं, इसका कोई इलाज करें, क्योंकि मैं अपने बेटे को बर्बाद होते हुए और अपने से दूर जाते हुए इस तरह मैं नहीं देख सकती। तो आंटी ने ये कहा कि आपने जो मर्ज़ी हो जाए, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करे या फिर ये लड़े झगड़े, आपने इसको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने देना, ऊपर छत की तरफ तो जाने ही नहीं देना आपने इसको। बेशक इसको आपको बांध के क्यों ना रखना पड़े कमरे के अंदर, बेशक ये खाना ना खाए, ये आपको तंग करे, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे कि आप, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। आपने इसकी कोई बात, हालांकि वो मेरे सामने ही बैठी हुई कर रही थी और मुझे उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि सब नॉर्मल है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। उन्होंने कहा कि इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है और मैं इस पर दम करती हूँ, और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं मैं उनसे बात करती हूँ, वो आके इसका इलाज करेंगे और इन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद जब वो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने इलाज किया। उन्होंने जब हमारे घर में देखा और ऊपर छत की तरफ जब वो गए, तो उन्होंने भी आके यही बताया कि वो जो मखलूक है वो तब से यहाँ पर रुकी हुई है, जब से इस लड़के को उसने पहली बार देखा था और वो इसके पीछे पड़ गई थी। और इसके लिए हमें एहतियात जो उन्होंने बताई थी ख़ातून ने आपको, वो ज़रूरी है और इसका इलाज अब मैं शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद से जब उन्होंने इलाज करना शुरू किया तो सच में मेरी वही हालत हो गई जो आंटी बता रही थी कि ये गुस्सा करेगा, ये लड़ेगा झगड़ेगा, इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। लेकिन आप लोगों ने बात नहीं सुननी, मैं वही सारा कुछ करने लग गया, मैं लड़ने लग गया, मैं गुस्सा करने लग गया। मैं बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मैं गुस्सा करता था कि मुझे बाद में इस चीज़ का बड़ा रिग्रेट होता था कि मैंने ऐसी बातें कर दी अपने वालिदैन के सामने, अपने भाई बहनों से मैंने इस तरह बदतमीज़ी कर दी, उनको इस तरह कुछ कह दिया मैंने। और काफ़ी मैं उनको ब्लैकमेल करता था, इमोशनल ब्लैकमेल। और बाद में मैं खुद ही सोचता था कि ये मैंने कैसे कर दिया। तो फिर वो मुझे रस्सियों से भी बांध के बिठाने लगे, क्योंकि मैं उठ उठ के बाहर भागता था, उठ उठ के मैं ऊपर भागता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे वो ऊपर से मुझे बुला रही है। अब जब वो मुझे ऊपर से बुलाएगी तो ऑफ़ कोर्स मुझे ऐसे ही था कि मैंने जाना है। लेकिन मैं फिर भी, एक अंदर से मेरे खुद के भी अंदर ये चीज़ हो रही थी कि जब भी मैं ऊपर भागता था तो अंदर से मुझे ये फ़ील होता था कि मुझे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए यहीं पे। बाकी मेरी फ़ैमिली मुझे पकड़ लेती थी, सँभाल लेती थी। काफ़ी टाइम मेरा जो था इलाज चलता रहा, 4-5 महीने मेरा इलाज चला है।
उसके बाद जब मेरा इलाज मुकम्मल हुआ तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि अब इसका इलाज मुकम्मल हो चुका है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आइंदा के बाद इसने छत पर नहीं सोना जाकर, क्योंकि एक दफ़ा किसी के साथ अगर ऐसा वाक़या हो जाता है और जिस जगह पे ऐसा वाक़या होता है वहाँ पे अगर वो बंदा दोबारा जाए तो जिन्नात उसके ऊपर इस तरह काबिज़ हो जाते हैं कि वो बिल्कुल भी उसे फिर छोड़ते नहीं हैं, जान लेके वो फिर मानते हैं। हमने कहा ठीक है, मैं क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अगर ये लड़का दोबारा ऊपर गया रात के वक्त तो हो सकता है कि वो जो मखलूक है, अभी तो वो लड़की की सूरत में इसके सामने आ रही थी नॉर्मल, हो सकता है वो अपने असली चेहरे में भी इसके सामने आ जाए और ये बर्दाश्त ना कर सके, जो कि काफ़ी लोग नहीं कर पाते। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद हम लोग थोड़े दिनों बाद मैं ठीक हो गया, सारा नॉर्मल हो गया। थोड़े दिनों बाद हम लोग ऊपर की सफाई वगैरह कर रहे थे, तो ऊपर छत पे जहाँ पर मैं सोया करता था, मेरी जहाँ चारपाई बिछी होती थी, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब जानवरों की, पता नहीं वो उनके कौन से बॉडी पार्ट की हड्डियाँ होती थी, कौन सी वाली वो हड्डियाँ थी मुझे नहीं पता। हड्डियाँ होती थी 2-3 दिन तक, काफ़ी ज़्यादा जानवरों की हड्डियाँ और बहुत ज़्यादा राख थी और भी कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें थी जो हमें वहाँ से मिली जहाँ मेरी चारपाई थी। 3-4 दिन तक वो मिलती रहीं चीज़ें। हमें नहीं समझ आती थी कौन रख के गया है, हमें नहीं समझ आती थी कि कोई जानवर ऊपर से फेंक गया है या कोई मतलब परिंदा ऊपर से फेंक गया है या कोई रख के गया है। तो इस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो गई। जब हमने इस चीज़ का ज़िक्र वो आंटी से किया, उन्होंने यही बोला कि क्योंकि वो गए हैं, जो भी वो मखलूक थी वो गई है, तो उसके जाने का कोई ना कोई तो मतलब वो पॉइंट अपना दिखा के बता के जाएँगे कि हम लोग चले गए हैं। तो उसी वजह से क्योंकि वो वहाँ से चले गए तो ये चीज़ें वहाँ पर रखी जा रही थी कि वो यहाँ पर मौजूद थे, ये चीज़ बताने के लिए। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब कोई टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद से अब मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है और मुझे दोबारा वो लड़की, वो आवाज़ नहीं आती। तो ये मेरी एक ख़ौफ़नाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच आपका ये ख़ौफ़नाक कहानी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, आप लोगों को ये ख़ौफ़नाक कहानी कैसी लगी? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप लोग भी अपनी ख़ौफ़नाक कहानी शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में और मेरे ईमेल आईडी पर जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी कुछ और ख़ौफ़नाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।